नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर तनवीर मालावत जी हैं, निदेशक हैं DTM हॉस्पिटल बीकानेर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल यही है, क्योंकि लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, दूसरी वेब है जिससे हर कोई परेशान है। एक आम सा लक्षण जो सब में दिखाई दे रहा है, जितने भी मरीज है उनमें, और एक आम सा उपाय जो सभी अपना सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को इस पहल की बधाई दूंगा कि आम जन के बीच वो एक जागृति का काम कर रहा है। सबसे पहला जो सामने लक्षण मोटे तौर पे इस वक्त आ रहा है वो बुखार, सांस की तकलीफ और आंतों के विभिन्न प्रकार के लक्षण, मसलन लूज मोशंस, दर्द होना पेट में, ये तमाम चीजें लेकर कोरोना नए रूप में प्रकट हो रहा है। जैसा कि पिछली पहली लहर में ऐसा नहीं था। तो यदि ऐसे लक्षण किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसे अपने आप को सबसे पहले कोरोना की जांच करवानी चाहिए, उससे महरूम नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर, एक आम सा उपाय आपने बताया कि सभी को डॉक्टर से सलाह करना होगा, उनसे कंसल्ट भी करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी उनको तमाम तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं, फीवर भी है, किसी को वॉमिटिंग भी हो रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। एक कोविड हॉस्पिटल के व्यवस्थापक और उसका डॉक्टर होने के नाते हमारे संज्ञान में आ रहा है कि काफ़ी लोग जब वैक्सीनेशन लगाते हैं उसके तीसरे चौथे दिन उन्हें बुखार हो रहा है, और कुछ के HRCT में बिल्कुल वैसे ही तस्वीर उभर के आ रही है जैसा कि कोरोना की होती है। तो अभी कोई निश्चित वैज्ञानिक आधार उसका नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा प्रजम्पशन है कि एक डॉक्टर होने के नाते कि कोरोना वैक्सीन के डेड वायरस को बॉडी का एंटीबॉडी सिस्टम उसे एक लाइव वायरस के रूप में ट्रीट करना शुरू कर देता है, और वो इस तरह से फील करता है जैसे कोई लाइव कोरोना वायरस बॉडी में एंटर कर गया, और वो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो इस तरह के लक्षण, बुखार आना, पेट में दर्द होना, टट्टियां लगना, सांस में तकलीफ होना, और यहाँ तक कि HRCT जो सबसे महत्वपूर्ण जांच है उसमें अपनी उपस्थिति कोरोना के समकक्ष जो फाइंडिंग्स होती है उनके रूप में प्रकट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों में ऐसा बॉडी रेस्पॉन्स आता है जो उसे एक लाइव कोरोना वायरस के रूप में बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। तो उस डेड वायरस को जो वैक्सीन के रूप में कोवैक्सीन वगैरह में आता है उसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर लेती है कि ये शायद कोरोना वायरस ही बॉडी में एंटर हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे घबराने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि लोगों में पैनिक भी है। इस बात को लेकर भी लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर फीवर है तो भी डर लोगों में है, अगर फीवर नहीं है तो भी लोग डर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इससे कोई पैनिक होने की स्थिति तो नहीं है? अगर आपको फीवर भी हो जाता है, बॉडी पेन होता है, वॉमिट होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, मोटे तौर पर एक जो इस तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं और उनका लक्ष्य ये होता है कि एक बड़ी संख्या में पॉपुलेशन को, मास पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए।
तो संभव हो कि 1-2%, अगर आप याद करें तो पोलियो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बहुत लंबा चलाया गया। 2 बूंद जिंदगी की बार बार पिलाई गई, तब जाके देश विश्व कोरोना मुक्त हुआ। ठीक उसी तरह हमें इस तरह के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बार बार करना भी पड़ सकता है, और इससे हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि वैक्सीन बॉडी में कितना रेस्पॉन्स कर रहा है। अभी मोटा अनुमान ये है कि 70 से 80% लोगों में वैक्सीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, 10 से 20% में नहीं करता। इसलिए सरकार इस स्तर पर एक हिदायत देती है कि वैक्सीनेशन भी, मास्क और 2 गज की दूरी भी। ये उन लोगों के लिए खास तौर से संदेश हैं जो 20 या 30% लोग जो वैक्सीनेशन के बाद भी प्रोटेक्ट नहीं होते। ये उनके लिए विशेष रक्षात्मक साधन है, और उन्हें इसलिए मोटे तौर पे सभी को, क्योंकि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो 20 या 30% लोग कौन है, इसलिए सरकार भी और इसीलिए वैज्ञानिक भी अपनी हिदायतों में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन के बाद मास्क भी लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी चाहिए। फिर एक बड़ी बात ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी लेवल बॉडी का एंटीबॉडीज के माध्यम से बढ़ना चाहिए, उसमें समय लगता है। ये पोटेंशिएट होता है, बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी वायरस के वैक्सीन को वायरस को परसीव करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती हैं, और वो मेमोरी सेल बार बार अपनी याददाश्त के जरिए उन एंटीबॉडीज की उत्तरोत्तर शरीर में बढ़ोतरी करती चली जाती है। ये जो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी है, ये समय लेती है। इस समय लेने की वजह से हमको चाहिए कि वैक्सीनेशन के बाद संभव हो कि हम 2-3-4 महीने तक पूर्ण रूप से एंटीबॉडी उतना नहीं बने जो कि पूरे रूप से रक्षात्मक घोषित हो बॉडी के लिए। तो उस लेवल तक जाने के लिए हमें पूरा मास्क वगैरह ये प्रोटेक्शन रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन के बाद भी डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के बाद भी आपको ये नहीं सोचना है कि वैक्सीन लगवा लिया है तो अब आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, फिर भी प्रोटोकॉल की पालना करनी है, क्योंकि तमाम ऐसे केसेस आए हैं जब वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग पॉजिटिव निकले हैं, उसके बाद भी कोविड के लक्षण दिखाई दिए हैं। डॉक्टर, एक व्यूवर है रमेश सुथार जी फलसूट जैसलमेर से, उनका सवाल है कि अगर बीपी ज्यादा हो तो वैक्सीन लगवाएं या फिर नहीं लगवाएं, क्या करें ऐसी स्थिति में? देखिए, कोमॉर्बिडिटी जब होती है तो वैसे मोटे तौर पे ब्लड प्रेशर के साथ में इनसे कोई प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसकी दवा लेकर अपने आप को सामान्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे ब्लड प्रेशर है, अगर वो अपने आप को दवा के माध्यम से सामान्य स्थिति में रखता हो तो वैक्सीन उसे जरूर लेना चाहिए और लगवाना चाहिए। अच्छा, और श्यामलाल सुखबासनी जी हैं नागौर से, उनका सवाल सर ये है कि 7 तारीख को पहली डोज ली थी वैक्सीन की, उसके बाद से ही सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ऐसा किस वजह से हो रहा होगा, उनका सवाल। मतलब वो समय अवधि के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, यही जानना चाह रही हैं? हाँ, 7 मई को सुबह टीका लगवाया था, वैक्सीनेशन लगाएं। हाँ, उसके बाद से ही ये सिम्टम है। मतलब जी, तो 5 मई को अगर उन्होंने टीका लगवाया है तो नेक्स्ट वैक्सीनेशन, क्योंकि वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे बनाता है, 1 से 1.5 महीने की अवधि के अंदर इतना एंटीबॉडी बॉडी में बन जाता है जिसको मेमोरी सेल जो बॉडी में ऑलरेडी होती हैं, लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट्स शक्ति देने वाली सुरक्षात्मक श्रेणी की बॉडी की वो कोशिकाएं हैं रक्त के अंदर जो एंटीबॉडी को देखते ही अपनी मेमोरी में उन वायरस को देखते ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का निर्माण करती हैं। जब वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती हैं तो उन्हीं की श्रेणी की मेमोरी सेल्स और होती हैं, वे उसे पोटेंशिएट करती हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। बैंक में हम जब 90 दिन के लिए अपना पैसा जमा कराते हैं तो उसका फिक्स डिपॉजिट अगर आपको ध्यान हो तो 5-5.5 साल में 2 गुना हो जाता था। तो ठीक उसी तरह एंटीबॉडी भी एक निश्चित समय 1.5-2 महीने के बाद दूसरा वैक्सीन लग जाने के बाद पोटेंशिएट होता जाता है। पोटेंशिएट का मतलब अपनी मात्रा में बढ़ता चला जाता है और वो उस स्तर पे आ जाता है
जो कोरोना के वायरस से लड़ने में पूरी तरह सक्षम होता है, एक सुरक्षात्मक घेरा हमको उपलब्ध कराता है। तो इसलिए सेकंड वैक्सीन भी 1.5 से 2 महीने में हमको लगाना चाहिए। अच्छा, ये तो बात समय अवधि की हो गई डॉक्टर, लेकिन वो कह रहे हैं सिर दर्द या फिर उनको जब फीवर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना होगा, क्योंकि 7 मई को लगाया, उसके बाद फिर ये सिम्टम है। देखिए, ऐसी स्थिति में बड़ा सरल सा उपचार है, पैरासीटामोल की गोली। पहले तो मैं कहूँगा अपने चिकित्सक को दिखाइए, क्योंकि कोई भी दवा या गोली अपने समीपस्थ चिकित्सक को दिखाए बिना नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये एक बॉडी रेस्पॉन्स है वैक्सीन के प्रति। जिस तरह से हमारे शरीर, घर में कोई मेहमान आता है, कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम हमारे स्वभाव में, हमारी प्रतिक्रियाओं में हम हर एक व्यक्ति को स्वीकार करें। ये कोई जरूरी नहीं है। हम उसी प्रकार का उसको आदर सत्कार देते हैं। मान लीजिए बहुत नजदीक व्यक्ति है और हमारे सामाजिक स्तर में हमारा भाई है, भतीजा है, दरवाजा खटखटाता है, तो हमारे घर में सीधा ड्राइंग रूम तक जाता है, रसोई तक जाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हमें पसंद नहीं है और वो शरीर के अंदर, वो घर में प्रवेश करने की कोशिश करे, इवन ड्राइंग रूम में भी एंटर करने की कोशिश करें, तो हम कोशिश करते हैं कि उसे सारे सवालों के जवाब अपने घर के बाहरी दरवाजे पे ही दे दें। ठीक इसी तरह वैक्सीन कोई जरूरी नहीं है कि 100 में से 100% लोगों को बिल्कुल सरमतम तरीके से स्वीकार हो, और एक व्यक्ति जिस तरह से घर के अंदर चला जाता है, बॉडी फ्रेंडली होता है, फैमिली फ्रेंड होता है, उस तरह से वैक्सीन जरूरी नहीं है सब लोगों के लिए बॉडी फ्रेंडली हो। थोड़े बहुत प्रतिक्रिया के रूप में, एक रेल के डब्बे में जब हम सफर करते हैं, हम देखते हैं हमारा पड़ोसी है, पास में खाली सीट होती है, फिर भी कह देता है साहब यहाँ कोई बैठेगा, और अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से देता है। वैक्सीन भी थोड़ा थोड़ा इस तरह की प्रतिक्रिया देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में हम एक दूसरे से परिचित होने लगते हैं और एक दूसरे के परिवारों से जुड़ने चले जाते हैं, टिफिन खोल लेते हैं, मिलके खाना खाते हैं पूरे सफर के अंदर। वैक्सीन भी इसी तरह थोड़ी देर में, 1-2-4 दिनों में बॉडी फ्रेंडली हो जाता है, डब्बे के उस यात्रियों की तरह मित्रता पैदा कर लेता है शरीर के साथ, और कि जो एक साथ मिलजुल के रहे। और वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर कोई भी थोड़े से सिम्टम दिखाई देते हैं तो। डॉक्टर दामोदर वर्मा जी है, उनका सवाल ये है कि पल्स रेट अगर चेक करते हैं ऑक्सीमीटर से तो कभी 89 आता है, फिर सडन 96-97 आ जाता है, क्या ये पॉसिबल है क्या? देखिए, इसमें काफी कुछ हमारी चिंताओं पे भी निर्भर करता है। कभी कभी हमारी जानकारियां निश्चित नहीं होने पर हमारे अंदर एक एंजाइटी का भाव पैदा होता है, और जब भी एंजाइटी होगी तो हमारी पल्स रेट बढ़ेगी। वैसे जो इन्होंने पल्स रेट बताई है वो लगभग सामान्य के आसपास है, और उसका रेंजिंग, जो रेंज ये बता रहे हैं 72 के दाएं बाएं 10-12-15 का आंकड़ा इनका घूम रहा है। तो ये कोई बहुत अधिक नहीं है, और ऐसा संभव है कि जब बॉडी में वैक्सीन आता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी पल्स में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दे सकता है, क्योंकि बॉडी का पूरा मैकेनिज्म उसको रेस्पॉन्ड करता है, जिसमें पल्स भी शामिल है, जिसमें हार्ट भी शामिल है। इसलिए इन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए कि अगर पल्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हो तो बिल्कुल चिंतित नहीं हो। चंद्रभान सिंह जी हैं, सरपंच है ये जीरन देवगढ़ राजसमंद से। उनका सवाल है सर बच्चों के लिए, क्योंकि दूसरी वेब में हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए भी बार बार ये कहा जा रहा है कि खतरनाक है। बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर क्या किया जाए, उनका सवाल। देखिए, अभी मोटा ऑब्जर्वेशन ये है कि कोरोना ने बच्चों को प्रभावित नहीं किया है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है और सुखद ऑब्जर्वेशन है कि अभी तक हमने, मैं खुद अपने हॉस्पिटल का बता सकता हूं कि लगभग हमने अब तक करीब 700-800 मरीज जो है कोरोना के ट्रीट किए हैं। हमारे हॉस्पिटल में अभी तक एक भी छोटा बच्चा एडमिट नहीं हुआ है। फिर भी मैं, और ना कोरोना के लक्षण लेके आया है। बहुत ओकेजनल मैंने पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो बीकानेर का है, सरकारी अस्पताल का, वहां के चिकित्सकों से मेरी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा हमने भी कोई विशेष तौर पे हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आया है। तो ये संभव है कि कोरोना की वैक्सीन, कोरोना का जो वायरस है
बच्चों को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब वो उसका क्या रीज़न है, अभी एक शोध का विषय है, लेकिन एक सुखद अनुभव है, सुखद हमारे सामने ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे इससे प्रभावित नहीं होते हैं। फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि बच्चों को भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अभी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में वैक्सीनेशन नहीं लिया है, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते जाएंगे, मैं समझता हूं कि सरकार सभी स्तर के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराती चली जाएगी। तब तक हम सबको धीरज रखना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, और अल्टीमेटली ऐसा करके हम लोग एक नागरिक के नाते हमारा खुद का भी सहयोग कर रहे होते हैं, एक स्वस्थ रहने की भावना के साथ अपने आप को बचाव की मुद्रा में लेकर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल, और शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। ऐसे हालात में जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करनी होगी। बार बार हम भी यही कह रहे हैं। मनोज गुप्ता जी का सवाल है डॉक्टर कि उनको एलर्जी वाली प्रॉब्लम है दवाइयों से, वो कह रहे हैं कि क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, और क्या अगर लगवाने जाते तो प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी उनको? देखिए, अगर इस तरह का उनके साथ में, तो नंबर 1 तो वैक्सीन लगाने के साथ ही उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल में या एक डेडिकेटेड वैक्सीनेशन सेंटर पर अपना वैक्सीनेशन करना चाहिए। उससे पूर्व चिकित्सक को ये बताना चाहिए कि मैं विभिन्न चीज़ों से एलर्जिक हूँ, तो हमें एविल और डेक्सोना जो आमतौर पर इस तरह के एलर्जी से निपटने वाले इंजेक्शन हैं, वे वहाँ उपलब्ध होते हैं। फिर भी एहतियात के तौर पे अपनी एलर्जी के बारे में चिकित्सक को बताएं, और हम चिकित्सक से निवेदन कर सकते हैं कि कृपया करके मैं एलर्जिक हूँ, आप एविल डॉक्सेना या एलर्जी से निपटने के उन तमाम साधनों को अपने पास रखिए, जो यदि किन्हीं अपरिहार्य स्थितियों में हो जाए तो आप उस स्थिति को निपट सकें। वैसे मोटे तौर पे ये वैक्सीनेशन अभी एलर्जी के रूप में प्रकट नहीं हुआ है। जो प्रकट हुआ है वो छोटे छोटे एलर्जी के रूप में, मान लीजिए बुखार आ गया, मान लीजिए थोड़ा सा दर्द हो गया, मोटे तौर पर इसी प्रकार में लोगों को इस प्रोग्राम में भरोसा रखना चाहिए, और उन्हें चाहिए कि वे एलर्जिक होते हुए भी एक सूचना के साथ उसमें भागीदारी लें। अच्छा, ठीक है। श्याम भरनावा जी का सवाल है बासनी से, ये बोल रहे हैं कि इनको स्मेल नहीं आ रही है, खाने में टेस्ट भी नहीं आ रहा है, इनको चाहिए कि ये कोविड का टेस्ट करवा लें, RT-PCR टेस्ट करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर पिछली बार की लहर के आप लक्षण देखेंगे तो ये सबसे पहला लक्षण था बुखार के साथ में। ये अभी डिसअपियर हो रहा है ये लक्षण, और उसने अपना स्वरूप, लक्षणों ने अपना स्वरूप बदल लिया है। निश्चित रूप से ये कोरोना के लक्षण हैं, और हमें इसे गंभीरता से लेकर जरूर जांच कराना चाहिए। मुंह का स्वाद बदल रहा है, सुगंध नहीं आ रही है, और धीरे धीरे अगर और भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने इस परिचर्चा में, इस प्रोग्राम में भी डिस्कस किए हैं, मसलन पेट में दर्द, बार बार लूज मोशन होना, बदन का टूटना, बुरी तरह से टूटना, भूख नहीं लगना, ये सब चीज़ें अगर आती हैं धीरे धीरे तो ये कोरोना के लक्षण हैं। और एक एहतियात के तौर पे हमें अविलंब हमारा कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यदि हम वास्तव में कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और निकल जाते हैं तो हो सकता है हम बहुत से लोगों के संपर्क में आने से दूसरे लोगों में भी उसका संक्रमण लेकर जा रहे हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। इसलिए कोविड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। ठीक है। कमलेश प्रजापत जी है, उनका सवाल यह है कि कोई होम रेमेडी है क्या सर कोविड से बचने के लिए? वो पूछ रहे हैं जो पेट में ज्यादा गर्मी भी ना करे और फायदेमंद भी हो। देखिएगा, अभी निश्चित रूप से कोई उपचार अभी तक WHO से लेकर विभिन्न स्तर पर, क्योंकि ये वायरस है और पब्लिक को इस बात को, आम जन को इस बात को गहरे बिठा लेना चाहिए कि वायरस की मोटे तौर पर जीवन अवधि है वो 1 हफ्ते से 9 या 10 दिन, बहुत रेयरली उससे बियॉन्ड जाता है, वह स्वतः ही खत्म होता है। यदि हमने अभी जो लॉकडाउन 9 दिन का लग रहा है उसके पीछे यही थ्योरी है कि उसकी जीवन अवधि वायरस की 1 हफ्ते से लेकर 9 दिन तक होती है।
तो सरकार भी ऐसा मान के चल रही है कि यदि हमने लॉकडाउन करके 9 दिन तक लोगों को एक दूसरे से दूर रखने में हम कामयाब हो गए तो उसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण रुक जाएगा, क्योंकि वो अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर जाता है वायरस। इसलिए लोगों को धीरज रखना चाहिए और इस बात को गहरे रखना चाहिए कि वायरस को हो जाने के बाद जितना शीघ्र हम उसको समाप्ति की तरफ ले जा सकते हैं तो उसके उपचारों को अवश्य लेना चाहिए। यदि वह निरंतर रूप से हमारे शरीर में बैठा रहा तो सबसे ज्यादा आक्रमण फेफड़ों पे करता है और फेफड़ों की संरचना को बिगाड़ने की कोशिश करता है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण हमारे रोगियों को देता हूं कि वायरस का आक्रमण एक तूफान की तरह, तूफान आता है और चला जाता है, लेकिन तूफान अपने समय में आते के बीच में वो पेड़ को भी उखाड़ के ले जाता है, वो टीन टप्पड़ को भी उखाड़ ले जाता है। मैं जब ये टीन टप्पड़ शब्द बोलता हूं तो ये फेफड़ों के संदर्भ में बोल रहा हूं। जो फेफड़ा का संरचनात्मक स्तर है वो तोड़ने की कोशिश करता है, और जब भी किसी अंग का संरचनात्मक स्तर भंग होने लगता है तो उसकी जो फंक्शन करने की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। लंग्स के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करती है जो शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभदायक है, और वो उन तमाम चीजों को उनके संचालन में ऑक्सीजन एक सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो जब संरचनात्मक स्ट्रक्चर बिगड़ गया वायरस के अटैक से और उसकी फंक्शनल यूटिलिटी डिस्टर्ब हो गई तो शरीर के बाकी अंग भी उससे सफर करेंगे। तो इसलिए हमें बहुत शुरू में ही वायरस को अलविदा कहने का समय आता है। शुरू में ये नाक पर आक्रमण करेगा, गले में आक्रमण करेगा, फिर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये लंग्स में जाएगा। कभी कभी मरीजों को समझाने के लिए मैं कहता हूं कि राहु ने बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि होम रेमेडी जरूरी है, लेकिन अगर कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर की सलाह लें, उनसे कंसल्ट करें, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर, एक सवाल बहुत कॉमन है, जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं ऑफिसों में, दफ्तरों में, उनका एक कॉमन सा सवाल ये होता है कि मास्क वो लोग लगा रहे हैं, फेस शील्ड वो लोग लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कितना हो, कितने टेम्परेचर में वो काम करे, ये समस्या सभी की रहती है। देखिएगा दीपा जी, इसका कोई संबंध नहीं है टेम्परेचर से। ये इंडिविजुअल व्यक्ति का परसेप्शन है कि वो किस टेम्परेचर में काम कर सकता है। मेरी खुद की पत्नी को जब तक एसी नहीं चलता नींद नहीं आती, लेकिन मैं पंखे में ही सोना चाहता हूं। तो ये वेरिएशन है, क्या मतलब इंडिविजुअल परसेप्शन है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में सोना चाहते हैं। वैज्ञानिक आधार इसका कोई नहीं है कि आप एसी में काम करें, गर्मी में काम करें। आपकी इंडिविजुअल सुटेबिलिटी है कि आप किस एनवायरनमेंट में बेहतर काम कर सकते हैं। हाँ, बॉडी का टेम्परेचर सामान्य रहने पे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। हमारे आसपास का वातावरण और ताप यदि ठीक रहता है तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। इसमें कतई कोई सवाल नहीं खड़ा होता। इसलिए आप तापमान को जो ऑफिसेज के हैं उन्हें ऐसा रखिए जो आपके लिए सूदिंग हो, आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमारे शरीर में से हीट निकलती है, और जब हीट निकलती है तो वो हमारे शरीर के कुछ एनर्जी के अणुओं को टूट कर बनती है, तो उसे कम मात्रा में टूटने देने, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल रहे फिर भी ठीक होगा। बहुत शुक्रिया तनवीर मालावत जी, तमाम सुझाव देने के लिए। ये महत्वपूर्ण सुझाव बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए भी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी, क्योंकि लगातार तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग उपाय हैं, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल की पालना करनी है, भले ही कितनी भी समस्या बड़ी क्यों ना हो, प्रोटोकॉल की पालना होगी तो कोविड की जंग को कम से कम जीता जा सकता है, चेन को तोड़ा जा सकता है। इसी के साथ ही आज के लिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।